बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आम इंतखाबात देखे जाएँ तो वो तो 2023 में होने हैं, लेकिन बहुत सी पार्टीज़ की जानिब से अभी से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर ली गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अराकीन को ये ताकीद की थी कि वो तैयारी पकड़ के रखें, इलेक्शन कबल अज़ वक्त भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में EVM को लेकर काफ़ी मुतहर्रिक पोजीशन दिखाई दे रही है। रोज EVM के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान को दी गई, फिर आज सदर आरिफ अलवी को EVM के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उस हवाले से तमाम उन्हें ब्रीफिंग दी गई और यह बताया गया कि यह इंटरनेट से मुंसलिक नहीं होगी। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि माजी में जहां पे हमें इंतजार करना पड़ता था, शाम को पोलिंग 5 बजे खत्म हो जाती थी और रिजल्ट आने तक सुबह तक वक्त लग जाता था, लेकिन अब EVM के जरिए रिजल्ट फौरी तौर पर मुयस्सर होगा। तो क्या 2022 इलेक्शन का साल हो सकता है या फिर ये सिर्फ चमगोइयां हैं, इलेक्शन 2023 में ही होंगे? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इलेक्शन आम इंतखाबात तो 2023 में ही होने हैं, तो फिर 2022 को इलेक्शन का साल क्यों कहा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बड़ा शोर मचा हुआ है अपोजिशन की तरफ से भी, और मेरी तो हुकूमती हलकों से बात हुई बड़ी अहम तरीन अफराद से। उन्होंने कहा जी 2022 इलेक्शन का साल हो सकता है। जब हुकूमत की तरफ से ये बात कही जाए कि 2022 का एंड इलेक्शन का साल हो सकता है, मुझे तो किसी ने यह भी कहा कि 2022 का एंड या 2023 के पहले 1 या 2 माह, जनवरी फरवरी, ये इलेक्शन का साल है। मैंने उनसे सवाल किया, ये अब तैयारी है आपकी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तैयारी है हमारी, हम हुकूमत में होते हुए भी तैयारी कर रहे हैं, हम फाइनल रिज़ल्ट अपना तैयार कर चुके हैं। मैं कहा रिज़ल्ट भी तैयार कर चुके हैं? उसने कहा जी मुतवक्को रिज़ल्ट हर सियासी जमात तैयार करती है कि हमने कहाँ पे खेलना है, कैसे खेलना है, किस हल्के में किसको लाना है, कहाँ पे किसके साथ इत्तेहाद करना है, कौन सी सियासी जमात हमें टफ़ टाइम दे सकती है, किस सियासी जमात को हम टफ़ टाइम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसने कहा जी ये हम फाइनल कर चुके हैं। मैं कहा ठीक, चले पूछते हैं उनसे, जानते हैं। मैंने मज़ीद इस पर काम किया। आपको याद है कि अपोजिशन के अहम रहनुमा राना तनवीर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हर हाल में 2022 में इलेक्शन होंगे। मैंने 3 दफ़ा उनसे पूछा ना कि नहीं, हर हाल में 2022 में इलेक्शन। मेरे पास भी इत्तला यही है कि या सर कि 2022 का आखिर या 2023 का आगाज़, बिल्कुल आगाज़ जिसे जनवरी फरवरी कहते हैं, ये इलेक्शन के हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा जी अपने तांगे की फिक्र करें, कोचवान भी तब्दील हो चुका। ये तो खैर वो गलत कह गए हैं ना। मैं खबर देता हूँ भरी सर, 2022 या 23 के इलेक्शन से पहले बहुत बड़े सियासी ज़ल्ज़ले आने हैं, बहुत बड़े। वो सियासी ज़ल्ज़ले क्या होंगे? ऐसे तमाम सियासतदान, मैं ये तमाम सियासतदानों का नाम ले रहा हूँ, चाहे वो अपोजिशन में हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं, और उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और उनके केसेस मुख्तलिफ अदालतों में या नैब में चल रहे हैं, उनमें से 80% जो सियासतदान होंगे, ये मैं कह रहा हूँ, इसको आज के दिन में ये नोट कर लीजिएगा, ये एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, उनमें से 80% जो सियासतदान होंगे वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ 80% सियासतदान जिन पर नैब के, करप्शन के, एंटी करप्शन के केसेस हैं, ये इलेक्शन से पहले ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी डिसक्वालिफिकेशन जो है यही इलेक्शन की वजह तो नहीं बन सकती? ये सारा कुछ ही होगा। मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने इशारा दे दिया, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो सारी खुल के सामने नहीं लाई जाती। मैं कह रहा हूँ कि ये 2022 के साल 2022 में बहुत से अहम सियासतदान डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल आपको मसद कर ले, मैं अगली खबर भी आपको दे देता हूँ। यस, 2023 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। फिर एक दफ़ा वफाक में PTI की हुकूमत होगी, अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी से होगा। वफाक में PTI की हुकूमत होगी, पंजाब में PTI की हुकूमत होगी, साथ उनके चौधरी परवेज़ लाई साहब ही होंगे, 1-2 और तगड़े ग्रुप होंगे, और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है वो पहले से बहुत अच्छी पोजीशन में होगी। ये हुकूमती सर्वे है या सियासी सर्वे? ना ये हुकूमती सर्वे है, ना सियासी सर्वे। मैं अवामी भी नहीं है, बस कुछ सर्वे है ना कुछ है। ये वो सर्वे है जो आपको आने वाले वक्त में नज़र आ जाएगा, जो आपको आने वाले वक्त में नज़र आ जाएगा। राना साहब, आप ये कहते हैं कि हुकूमती हल्कों में बहुत से अफराद ऐसे हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं,
तो क्या उन्हें ये उम्मीद है कि कबल अज़ वक्त अगर इंतखाबात होते हैं तो 3 साल की या 3.5 साल, जब भी 4 साल अगर लगा लें, उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, अवाम से उन्हें मुस्बत रवैया मिल सकता है? देखिए यासर, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, आखिरी 6 माह में अचानक महंगाई में कमी आ जाए, अचानक चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएँ, आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, तो आप 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का वो जो एक आपने एक पीरियड निकाला होता है ना, जिसमें आपको बड़ी तकलीफ होती है, आप भूल जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप मुझे एक कोई ऐसी मामला बता दें कि जब आपको आज तकलीफ है, एक दिन बाद आपको रिलीफ मिलता है, 25 रुपये चीज़ महंगी होती है, अगले दिन 2 रुपये सस्ती होती है, आप भले भले करने शुरू कर देते हैं। नहीं होता ऐसा। मेरी इतला ये है कि इलेक्शन से 6 माह पहले, या जिसे इलेक्शन का साल कहते हैं, गैर मुतवक्को तौर पर चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ यासर, ज़िंदगी रही, ज़िंदगी का साथ रहा, तो आप ये मेरी तारीखें, ये डेटें, ये जो मैंने बात किया, या आप इसको ज़हन में रखिएगा, निकाल के देख लीजिएगा। वो तो राना साहब, इलेक्शन जिस दिन होने होते हैं उससे एक दिन पहले सड़कें बन जाएं, पक्की सड़कें बन जाएं, थोड़े से रिफाही काम हो जाएं, तरक्याती काम हो जाएं, तो रिजल्ट तो अगले दिन ही। लेकिन नहीं, ये पक्की सड़कें वगैरह छोड़ दें आप इस काम को। आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना है, वो इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन का जो साल होगा उससे 6 माह पहले आपको अचानक तमाम चीज़ों की कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये मैं वो कह रहा हूँ जो एक प्लान तैयार हो चुका है, यानी हम फिर उस प्लान के तहत ये सारी चीज़ें जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये सब तैयार हो चुकी हैं। यानी फिर हम राना साहब ये समझें कि इलेक्शन से 6 माह पहले तक सूरत हाल जूं की तूं रहेगी, जब बेहतर होना शुरू हो जाए तो तब हम ये समझ लें कि इलेक्शन करीब है। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन बड़े लोगों की होगी, तगड़े लोगों की होगी। आप देखते जाएंगे कुछ सियासी चिड़ियाँ उड़ के किसी और के घोंसले में बैठ जाएंगी। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर पोजीशन में होगी, सिंध पीपल्स पार्टी का ही होगा, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, सिंध पीपल्स पार्टी का होगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ पहले से बेहतर होगी। पंजाब के बहुत से चेहरे जो आज हुकूमत में हैं, आइंदा इंतखाबात में शायद वो इलेक्शन भी न जीत सकें। अब मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कहना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ सकते हैं। बहुत से अहम ज़िम्मेदार जो हैं, हो सकता है आइंदा इलेक्शन में वो इलेक्शन ही ना जीत सके, आइंदा इलेक्शन में वो इलेक्शन ही ना जीत सके। तो आइंदा इलेक्शन में ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बेशतर अरकान पीटीआई की तरफ फिर से रुख कर लें। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है इनके उधर चले जाए, उनके इधर चले जाए। बहुत से लोग, बहुत से परिंदे जो है अपने घोंसले छोड़ देंगे, दूसरों के घोंसलों में चल जाएगा, कुछ घोंसले इधर वहाँ से उड़ के इस तरफ आ जाएंगे। ये मैंने आपको एक ज़्यादा लंबा अरसा तो नहीं है, मैंने आपको 3 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। महंगाई, आखिरी 6 माह में कमी, आवाम को सहूलतें, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालीफाई होंगे, काफ़ी होंगे, अहम तरीन लोग होंगे जिन सियासतदानों पर इल्ज़ाम हैं, जो आज कह रहे हैं ना जी कुछ नहीं होगा, ये आपको लग पता जाएगा। जो आज कह रहे हैं ना जनाब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता, बड़ा कुछ हो जाएगा। बहुत सी सियासी हालात जो है ना, देखें ये कोई एक दिन की बात नहीं है। एक बात तो ज़हन में रख लें, ये सारी चीज़ें जो है ये बाकायदा एक जिसे कहते हैं ना हम रोज़नामचा, एक रोज़नामचा बनता है, उस रोज़नामचे में लिखा जाता है फ़लाँ 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 फ़लाँ, ये सब रोज़नामचे में लिखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें तैयार हो रही है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ऐसा ही हो रहा है। यानी ये जो पेशीन गोइयां हैं, इस तरह के वाकयात अगर रूनमा होना शुरू हो जाएं तो फिर समझ लीजिए कि आम इंतखाबात कुछ ही महीनों की दूरी पर हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जिसमें इस वक्त बयानिए की जंग जारी है। एक रहनुमा किसी दूसरे रहनुमा पर इल्ज़ाम लगाता है, फिर उसकी वजाहत भी कुछ बेहतरीन अल्फाज में की जाती है। अब खबर यह भी है कि पीडीएम का जो इजलास हो रहा है उसमें शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, मरियम नवाज साहिबानी जाएंगी। अब इस तरह के सिनेरियो में क्या फिर से बयानिया एक ही है और तर्ज सियासत मुख्तलिफ है, या फिर बयानिया भी मुख्तलिफ हो चुका है और तर्ज सियासत भी मुख्तलिफ है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या है? क्या फिर से इकट्ठ हो सकेगा? मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत तंजीम साजी हो सकेगी, या फिर यहां पर ब्रेक लगती दिखाई दे रही है? राना साहब, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं नून लीग का? देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं बड़ी क्लियर, ये जो मुस्लिम लीग नून का नया बयानिया आपको सामने है ना, जो सब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने सिंध के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग की, बड़े अहम तरीन, बल्कि कई ऐसे नाम मुझे उस मीटिंग में शामिल नज़र आए जो पिछली कई मीटिंगों में नज़र नहीं आते थे, जिससे साबित हुआ कि शहबाज शरीफ साहब के आने से बहुत से लोग मुतहर्रिक हो गए। आज सिंध के हवाले से मीटिंग हुई, सिंध की कबीना को, सिंध के अहम तरीन अफराद को बुलाया गया हुआ था, कुछ को लाइन पे लिया गया हुआ था सिंध के हवाले से, सिंध में क्या होना चाहिए। यानी शहबाज शरीफ जो है सिंध की तरफ भी तवज्जो देना शुरू कर रहे हैं, शहबाज शरीफ जो है पंजाब की तरफ भी दे रहे हैं, और ऐसा ही है पीडीएम के इजलास में शहबाज शरीफ ही जाएंगे और कुछ और लोग जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी खबर ब्रेक कर दूँ
ये बयानिया 1 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। शहबाज शरीफ का बयानिया 1 माह से ज़्यादा यासर नहीं चल सकेगा। क्यों? पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा या वजह कुछ और? नहीं, रिस्पांस बड़ा अच्छा आएगा, लेकिन नहीं चाहते ना। मैंने बड़े एक अहम शख्स से बात की जो मुस्लिम लीग नून के थे और नवाज शरीफ के बड़े करीब समझे जाते हैं। मैंने उन्हें कहा जी हालात मुझे कोई अच्छे होते नज़र आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हो गए हैं, हमज़ा मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने कहा यार 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, वफाक में एक ज़िमनी इलेक्शन करवा के अपनी मर्ज़ी का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना सकते थे। मैं कहा जी बिल्कुल बना सकते थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनाया गया? मैं कहा यार मुझे सब उनके भाई हैं, उनसे ज़्यादा किस पे इतबार? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने शाहिदा खान अब्बासी को बना दिया जिस पे बेशक उनको इतबार नहीं भी था, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं बनाया। उन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं कहा कि इसको ज़िमनी इलेक्शन करा दिया जाए, फौरी तौर पे आ जाए, वो जिस सीट से चाहते करवा सकते थे। मैं कहा चलें उसको छोड़ दें, हो सकता है उनके जहन में हो कि अब उनके ख़िलाफ़ एक हवा चल गई है, कैंपेन चल गई और शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे, शहबाज शरीफ नहीं जीत सकता ज़िमनी भी, कोई ऐसा मामला भी। उसने कहा चलिए आगे आ जाए। उन्होंने कहा जब चाहते ये पंजाब में हमज़ा को बना सकते थे। मैं कहा ये है, उसके लिए ऑफर्स भी मौजूद थी, इनकी मीटिंग्स भी हो चुकी थी। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनाया? उन्होंने कहा शहबाज शरीफ और हमज़ा के हवाले से खुद नवाज शरीफ ने कहा है, ये उस शख्स का दावा है। उसने कहा नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने सियासत इनके हवाले करके अपने ख़ानदान का अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करना है। तो फिर मैंने पूछा अब जो बयानिया चल रहा है तो अब क्या होगा? उसने कहा 1 माह का बयानिया है, जिस दिन मरियम साहबा ठीक हो जाएंगी, जिस दिन परवेज़ रशीद साहब ठीक हो जाएंगे, परवेज़ रशीद साहब भी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, मरियम साहबा की भी ठीक नहीं है, उन्होंने कहा उसके बाद आप देखिएगा कि दमादम मस्क अंदर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर आप शहबाज शरीफ पे इतबार क्यों नहीं है? उन्होंने कहा भाई इतबार या ना इतबार की बात नहीं है, शहबाज शरीफ जो है जब नवाज शरीफ कहेंगे शहबाज शरीफ सरेंडर कर देंगे, लेकिन नवाज शरीफ ये कभी नहीं चाहेंगे कि शहबाज शरीफ आगे जाके मेरी बेटी पीछे हो जाए और शहबाज शरीफ आगे हो जाए। उसने कहा मुझे बताएं ये सारी जितनी जला वतनी हो गई या पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए चले गए या जितने भी मामला, तो उसने कहा ये हुए मरियम की वजह से हैं। तो अब मियाँ नवाज शरीफ अगर अब जो जितनी सियासत कर रहे हैं वो सियासत शहबाज शरीफ के लिए नहीं है, वो हमज़ा के लिए नहीं है, वो मरियम के लिए हैं। वो चाहते हैं, मुझे पता है कि मैं तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, लेकिन मरियम तो किसी जगह आ जाए। तो वो जो भी सौदेबाजी करेंगे, वो जो भी डील करेंगे, वो मरियम के लिए करेंगे। वो कहते हैं अगर मरियम नहीं है तो फिर शहबाज शरीफ या हमज़ा, मुझे क्या फ़ायदा? यासर ये बयानिया 1 माह से ज़्यादा नहीं चलेगा, ये आप लिख लीजिएगा। ये 1 माह से ज़्यादा बयानी नहीं चलेगा। ये मैंने जिससे बात की है वो इंतहाई इनके करीब है और है भी इस वक्त लंदन में। मेरी बात भी उनसे वहीं पे हुई है, मैंने फ़ोन पे बात की, बड़ी तफसीली बात की। उन्होंने कहा भाई ये है हालात, इसी तरह होगा, इससे आगे अगर आप कुछ कहें कि ये चल जाए तो इसलिए नहीं। उसका मरियम बीमार है, उस्ताद मोहतरम बीमार हैं, चंद लोग जो हैं वो अनएक्टिव हुए हैं। उन्होंने कहा जी बेफिक्र हो जाए, ये 1 माह ज़रा इनको अपनी मर्ज़ी कर लेने दें, वैसे भी मुहर्रम है, आप जहन में रखिएगा। तो PDM के इजलास का रिजल्ट क्या देख रहे हैं? देखिए आप क्या समझते हैं PDM का इजलास क्यों बुलाया गया? किसके कहने पर? भाई PDM का इजलास जिस दिन बुलाया गया उससे 2 दिन पहले एक बड़ी मीटिंग हुई जिस मौलाना फजल रहमान की मजलिस आमला की, जमीयत उलमा इस्लाम की, बड़ी दुआदार मीटिंग हुई। याद हो मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था, उसमें मौलाना साहब पे उन्होंने सवालात की बौछार कर दी। उन्होंने कहा जनाब आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया, एक आपके इर्द गिर्द सिर्फ आपका बेटा या भाई नज़र आते हैं, दूसरा मुझे बताएं कि किधर गई PDM, किधर गई हमारी जमीयत उलमा इस्लाम जो है, ये कहाँ गई, किधर गया? हम सब तो जलील हो गए, बाकी सियासी जमातियाँ पर अपना फ़ायदा उठा रही हैं। जिसके बाद मौलाना ने राब्ते शुरू किए, मौलाना साहब के राब्ते हुए, राब्ते होने के बाद उन्होंने कहा जैसा भी इजलास होता है इसको फौरी बुलाया जाए। अगर ये इजलास नहीं बुलाया जाता, मौलाना साहब को कह दिया था उनकी जमात ने कि इजलास बुलाएं, अगर इजलास नहीं बुलाया जाता और आपकी दोबारा साख बहाल नहीं होती तो हम आइंदा इलेक्शन में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो मौलाना साहब ने अपनी साख को बचाने के लिए ये इजलास बुलाने के लिए ख़ुद राब्ते किए। और आप खुद देखें कि 11 तारीख को इजलास है, इजलास के हवाले से आपको वो गर्म जोशी नज़र आ रही है? इजलास के हवाले से वो धुआंधार तकारीर, धुआंधार बयान, धुआंधार ट्वीट नज़र आ रहे हैं आपको? कुछ भी नहीं होना। मैंने फिर कह रहा हूँ इजलास में फिर आइंदा महंगाई के ख़िलाफ़ शोर मचेगा, इजलास पे इस वोटिंग मशीन के ख़िलाफ़ शोर मचेगा, इजलास में 2-4-6 करारदादें दी जाएंगी, इजलास में 2-4-6 बातें की जाएंगी, उसके बाद इजलास में अगली तारीख दे दी जाएगी, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही चलता रहेगा, ये इजलास होगा। यानी ये PDM का इजलास अपनी सियासी पगड़ियां बचाने के लिए बुलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि पगड़ी कौन बचा पाता है, सियासी साख कौन बहाल रखवा पाता है। लेकिन ये 2 महीने का फिर ही शो दिखाई देता है और उसके बाद फिर कुछ लंबे अरसे के लिए खामोशी दिखाई दे रही है। नाजरीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने बात की कबल अज़ वक्त इंतखाबात की और उस पर हर पार्टी की तैयारियों के हवाले से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हालात को किस नज़र से देखती है, वो अपनी तंजीम सादी जो असर नौ कर रही है उसमें कितनी बेहतरी आई है और आने वाले इंतखाबात के नताइज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को यह उम्मीद कि आइंदा वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी तो किन बुनियादों पर बनाएगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, अरसर नौ तंजीम साजी हो रही है, आपने बलूचिस्तान के अंदर नून लीग के बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत हो गई है, केपी में अरसर नौ तंजीम साजी कर रहे हैं, फिर से रिवाइवल हो रहा है वहां पे पीपल्स पार्टी का। मौजूदा हालात के तनाजुर में आपको लगता है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, और अगर हुए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में होंगे? पहली गुजारिश तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में जो हालात आए सामने, जिस तरह हमारे साथ शुरू किया गया, हमारे लोग तोड़े गए, सब कुछ वो एक आसान है। उसके बाद वो एक बड़ी मुश्किल हमारे साथ सूरत हाल पेश आ गई, पंजाब में भी, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी। तो आज इस वक्त इसी तरह बलूचिस्तान जो है, कश्मीर में और जीबी में भी हमारी सूरत हाल कुछ ऐसी रही। लेकिन आज अगर आप गौर करें तो 2018 के बाद और खास तौर पर होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात थे, सिंध के अंदर हमारी परफॉर्मेंस देख लीजिए, हमने पहले से ज्यादा वोटों के साथ वो सीटें जो हमारी थी वो भी जीती, जो हमारी नहीं थी वो भी जीती। बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, जिसका आपने जिक्र फरमाया। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने भरपूर कंपेन की थी और सारे तजियाकार ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी फ्रंट रनर होगी। ठीक है, हमसे इलेक्शन छीन लिया गया, लेकिन वोट बहुत बड़ी तादाद में आए। इस तरह कश्मीर के अंदर हमें बड़ा अफसोस है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे मीडिया एंकर जो हमारे दोस्त हैं वो पीपल्स पार्टी को किसी खातर में नहीं ला रहे थे। जैसे पीपल्स पार्टी ने बताया कि हम कश्मीर की बड़ी जमात है और हैं और आइंदा भी होंगे इंशाल्लाह ताला। अब हमारे लिए जो मसला है वो केपी में हमारी तंजीम और हमारे साथ जो हमारे पुराने साथी थे, बड़े ताकतवर लोग मौजूद हैं, वहाँ भी मेहनत करने की जरूरत है। और तंजीम साजी में नए लोगों को नई तंजीम बनाई गई है, नए टास्क दिए गए हैं। इसी तरह पंजाब में तो क़यादत है वो पंजाब की तंजीम को रिफॉर्म कर रही है, रीऑर्गेनाइज कर रही है। इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं खुद पौधा छोड़ बैठा हूँ, तो मेरा हक नहीं बनता मैं इस पे कमेंट करूँ। लेकिन अगर बाकी जगहों पर उनके फैसले दुरुस्त साबित हुए तो पंजाब में भी बड़े आला लोग मौजूद हैं जो कि यकीनन पीपल्स पार्टी को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। और अगर कह रहे हैं कि हम आपको पंजाब में सरप्राइज देंगे, तो हमने बलूचिस्तान में सरप्राइज दिया, हमने कश्मीर में सरप्राइज दिया, हम यहाँ भी इंशाल्लाह ताला जल्द सरप्राइज। कायरा साहब, आपने बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की उस टीम को शामिल किया है जो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की बुनियाद थी, कोर टीम थी। और ये वो लोग हैं जो इलेक्शन जीतते हैं, इनके ज़ाती वोट भी हैं, इनके हल्के भी हैं, इनका असर और सूख भी है। बलूचिस्तान में तो समझ आ रही है कि आप सर्वाइव की तरफ जा रहे हैं। पंजाब में कुछ मुलाकातें हुई थी जरदारी साहब के साथ, कुछ मुलाकातें ओपन नहीं हुई। आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर कोई और दीगर सियासी जमातों से कोई बड़ा सरप्राइज आ रहा है? ठीक है राना साहब, एक बात ना बड़ा सिंपल कुलिया है। पहली बात तो यह है कि सारी मुलाकातें मीडिया के अंदर तो नहीं दी जा सकती, बिल्कुल। लेकिन एक चीज और गौर कीजिए, हमारे लिए ये जरूरी था पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एक बड़ा भरपूर प्रोपेगेंडा कैंपेन हुई कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं है, प्लान नहीं है। हालांकि हमने 2008-2013 में मुश्किल तरीन हालात में दहशत गर्दी के अरूज पे पीपल्स पार्टी ने मुल्क को लेके हमने रिकॉर्ड तजारत की, हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू किए, हमने जो एग्रीकल्चर रिवाइवल किया, हमने सरकारी मुलाजमी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हमने बेशुमार पीपल्स पार्टी ने क्राइसिस से मुल्क को निकाला, दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी मुनज़्ज़म हमने जदोजहद की। लेकिन बावजूद इसके कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन तवक्कुआत उससे ज्यादा थी, मसाइल उससे ज्यादा थे। लोगों ने मियां साहब को भी आजमा लिया, 5 साल उनकी गवर्नमेंट रह गई, उनकी परफॉर्मेंस भी अब लोगों के सामने है। और उसके बाद उन्होंने आके इस गवर्नमेंट में जो वोट को इधर दो का नारा लगाया, और आज मुस्लिम लीग के अंदर जो दो सोचे, जो डबल बयानियां है, वो इस बात का एहसास है कि उनका वोट को इधर दो का नारा कहाँ खड़ा है।
वो कितना पॉपुलर है। और पीटीआई का गुबार भी था या बुखार जो था चढ़ाया गया को, उसका उतरना भी जरूरी था, वो भी एक्सपोज होता कि उन्होंने जो सस्ती चीजें, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती अशाए खुर्दनोश और रोजगार की आम होना, ये सारे जो वादे कौन से किए थे उसका एक्सपोज होना भी जरूरी था। उनका भी पता चाहिए था कि जो इंतखाब के नारे लगा के आए थे, जितने स्कैंडल हुए हैं उनके दाएं बाएं बैठे लोगों के हाथों हुए हैं, और उनका पता चलना जरूरी था, एक्सपोज होना जरूरी था कि वो ताकत के लिए हर तरह का कंप्रोमाइज करके अपने करीब तरीन लोगों को भी छोड़ सकते हैं। आपने कहा जी करीब तरीन लोगों को छोड़ सकते हैं, तो क्या कायरा साहब आप उनके करीब तरीन जो लोग थे, सुनने में आया है कि वो भी आप लोगों के साथ राब्तों में है और हो सकता है किसी वक्त में अचानक वो भी एक सियासी जल्जला आ जाए? मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कोई बड़ी खास बातें नहीं होती क्योंकि सबने अपनी अपनी पॉलिटिक्स करनी है। और खान साहब तो किसी के साथ अपना ताल्लुक, अपना असूल की बुनियाद पर ताल्लुक भी नहीं, वो तो सिर्फ सूटेबिलिटी लॉ के तहत चलते हैं। जो बंदा उनको सूट करता है आज के दिन, वो अपनी पुरानी रफाकतें, पुराने तल्लक, पुरानी हर चीजें घूम के उसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। कायरा साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत की कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, तो वो क्या वजह है जो दिखाई दे रही है जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात का बाइस बनेगी? देखिए, इस मुल्क में इस वक्त हर चीज मतलब में बिल्कुल जकड़ी हुई है, इकोनॉमी जकड़ी हुई है। अगर आप सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को एक बबल बना के, इस बबल में हवा भर के और आप ऐसा काम कर रहे हैं और आप पॉपुलर किस्म के नारे लगा के लोगों से वोट लेने की बातें कर रहे हैं, तो इससे चीजें संभलेंगी तो नहीं। आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बहुत बड़े फेलियर हैं, दाखिला पॉलिसी के बहुत बड़े फेलियर हैं, इकोनॉमी के अंदर मायूसी है, जो बड़े बड़े रोजी पिक्चर पेंट हो रही थी आज वो नहीं है। लिहाजा इससे सारे जकड़बंदी से निकलने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि जल्द इंतखाबात की तरफ जाया जाए, और आप देखेंगे अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर इस हुकूमत के अंदर से बहुत सारे गुब्बारे फटेंगे। आपके पुराने दोस्त हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ नती हो चुकी है और अपोजिशन को सबसे बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। देखिए साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो फरमा रहे हैं उसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करता। सारी कौम के सामने है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम बनाई, पीपल्स पार्टी इखलास के साथ उसके साथ चली, पीपल्स पार्टी ने बाय इलेक्शन का बायकॉट करने से रोका और उसका फायदा हुआ, पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में जाने का कहा, उसका फायदा हुआ। और ये हमारे दोस्त 2-3-4 महीने के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा गिलानी साहब को देने से इनकारी थे। हालांकि हमारे ऊपर डाका पड़ा, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हम जीते हुए थे, उस डाके के खिलाफ हमने कहा कि 4-5 महीने में हम सेनेट में भी जाएं इत्तेहाद के साथ, लेकिन वो नहीं माने। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी एक पोजीशन ले ली लीडर ऑफ अपोजिशन की, उसके ऊपर जो हंगामा किया गया, जो गुफ्तगू की गई और आज उसके रिजल्ट सामने आ गए। आज मुस्लिम लीग भी अंदर से फटी पड़ी है, आज कश्मीर के अंदर उनकी क्या हालत है आप जरा गौर करें। अगर पीडीएम इकट्ठी होती, पहली बात तो यह है कि आज पंजाब में इनकी हुकूमत ही ना होती, आज फेडरल में इनकी हुकूमत का चल चलाव होता या जा चुकी होती। और अगर तो कश्मीर के अंदर अगर पीडीएम के होते हुए हम अपनी अपनी जमातों से भी इलेक्शन लड़ते तो पीटीआई को नहीं मिलती। आज हम कहाँ खड़े हैं, वो जिला, वो सीट जो मुस्लिम लीग आज तक नहीं हारी, आज पीडीएम के टूटने के बाद आज वो मुस्लिम लीग को सीट भी हार के खड़ी है। वरना चंद महीने पहले जब हम इकट्ठे थे तो सारा तमतराक, सारी कोशिशें हुकूमत की अपनी तरफ, लेकिन हम सीट जीते थे। तो बात यह है कि इसका मौलाना फजलुर रहमान साहब को, कौम को भी जवाब देना होगा, हमें भी जवाब देना होगा, अपने आप को भी जवाब देना होगा कि कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार है। कायरा साहब, आप क्या समझते हैं वजीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा कराची, अभी जो इब्तदाई तौर पर एक रोज़ा शेड्यूल पाया गया, फिर वो दौरा सिंध भी करेंगे, पीटीआई रहनुमा ये समझते हैं कि हम सिंध फतह करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा स्टैंडिंग और अगर ये दौरे हो जाते हैं तो पीटीआई की स्टैंडिंग क्या दिखाई दे रही है? और इसमें इजाफा कर लें कि आज शहबाज शरीफ जो है वो भी सिंध के हवाले से मीटिंग उन्होंने की है, वो भी कह रहे हैं कि हम सिंध में अपनी बड़ी एंट्री डालने जा रहे हैं। देखिए, सबका हक है, ये बहुत आला बात है। सिंध के अंदर नहीं, उनको सब जगह जाना चाहिए। मियां साहब को तो चाहिए पहले अपना बलोचिस्तान संभाले,
मियां साहब को तो चाहिए पहले अपने घर की खबर लें, अपने बयानिए को दुरुस्त फरमा लें, या अपनी पार्टी के अंदर यकसुई पैदा करें। और सिंध में उनका हक है, हर जमात को जाना चाहिए। फेडरेशन का यही कमाल है, और फेडरेशन की जमातें हर जगह एग्जिस्टेंस होगी, जाना चाहिए। जहां तक तलब वजीर आजम साहब का है, सिंध के अवाम तो जी एड़ियां उठा के देख रहे हैं, कराची के अवाम तो दरवाजे और खिड़कियां खोल के बैठे हुए हैं कि वजीर आजम साहब की कब हमें शक्ल नजर आती है, जो कभी 650-700 अरब का एक पैकेज दिया था, फिर 1200 अरब का पैकेज दिया था। वो तो उस पैकेज के इंतजार में बैठे हैं कि वजीर आजम साहब आएंगे और उसके ऊपर जो पुराना पैकेज था उसके ऊपर काम शुरू हुआ, वो आके दिखाएंगे हमें, हमारे साथ किए गए वादे पूरे करेंगे। आप जरा गौर करें ना, कराची के साथ जिस पैकेज का ट्वाइस नहीं थ्राइस उन्होंने वादा किया, उसके अंदर कोई 1% काम हुआ? आंसर इज नो। तो वजीर आजम साहब वहां जा रहे हैं तो सिंध के लोग तो कैसे उनको उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको जाना चाहिए। और कायरा साहब बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। आखिरी सवाल कायरा साहब, सिंध में बड़ी तब्दीलियां की गई। एक आखिरी कमेंट मेरा सुन जी जी। ये पीटीआई अगर तो अरबाब रहीम के बुनियाद पे हमारे ऊपर हमला आवर होने जा रही है, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, वो बंदा जो कल अपने हल्के से पीपल्स पार्टी से बुरी तरह पिट के आया है, अगर उसके बिहाफ पे जाने लगे हैं तो फिर खान साहब जरा सोच के जाएं। उनकी पीटीआई का हक है कि वो जाके वहां काम करें, लेकिन एक अफसोसनाक बात यह है कि अगर मुल्क का वजीर आजम एक सूबे की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपने ऑफिस को इस्तेमाल करता है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, तो ये फेडरेशन के ऊपर भी एक हमला है। हाँ, उनकी जमात को ये हक है कि वो जरूर जाए, जाके वहां काम करे, अपने साथ अलायंस बनाए, बिल्कुल ना। अच्छा कायरा साहब, सिंध में बड़ी तब्दीलियाँ हुई, बड़े वज़रा तब्दील किए गए, अहम तरीन वज़रा। अब एक अफवाहें चल रही हैं, मैं अफवाह इसे कह सकता हूँ, कि वज़ीर आला सिंध को भी तब्दील करने पे गौर हो रहा है, इसमें कोई हकीकत है? इसका जवाब सिंध के किसी दोस्त से पूछिए, मेरा नहीं ख्याल। मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी बहुत अच्छी है, वो बड़े मेहनती आदमी है और एक्सपीरियंस है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी उनको तब्दील करने जा रही है, लेकिन अगर कुछ है तो इसके ऊपर हमारी जो क़यादत है वही बता सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमें हुकूमती रहनुमा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने बात की कमर ज़बान कायरा साहब से। उनका ये कहना था मौजूदा हालात जो है उसके तनाजुर में इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो हुकूमती रहनुमा क्या सोचते हैं, क्या तैयारियां ऐसी हैं कि कबल इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हक में हो सकते हैं? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइंदा इंतखाबात के हवाले से दावे कर रही है, वो किस हद तक सच है या वो किस गुमान में है? और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जहांगीर तरीन ग्रुप का किरदार है, वो आने वाले दिनों में किस हद तक पीटीआई के हक में हो सकता है या मुखालिफ हो सकता है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, बात करते हैं कबल अज़ इंतखाबात की, बात कर रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात क्या हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो किन वजूहात की बुनियाद पर हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो है, मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान के सियासी हालात ऐसे हैं, इसलिए कि मुल्क आइन के मुताबिक और पार्लियामेंट के तहत चल रहा है। मुल्क के सारे अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जब इंतखाब कोई ड्यू होता है वो हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब हो गया, आज़ाद कश्मीर का इंतखाब हो गया, अब कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं, कुछ अरसा बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है वो भी हो जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इंतखाबात जो है कोई रुकावट है। यानी गुज़श्ता 2020 के अंदर और इस साल में जो भी कोविड की सूरत हाल थी उसकी वजह से कुछ इंतखाबात ताखीर से हुए। अब आइंदा हम ये तवक्को रखते हैं कि अगर कोरोना की वबा उसके ऊपर कंट्रोल रहता है तो इंशाल्लाह इंतखाबात का शेड्यूल मुतासर नहीं होगा और इंतखाबात जो है वो होंगे। इसलिए कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के बारे में बात करते हैं। हकीकत यह है कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता मार्च में एक फैसला हुआ था जिसके तहत मुल्क जो है वो नए सिरे से सेंसस उसका हो रहा है। जब सेंसस होता है
तो मार्च 2023 के अंदर सेंसस मुकम्मल होगा, उसके बाद नई हल्का बंदियां होंगी, फिर इंतखाबात का डोर डाला जाएगा। बाकी ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मुझे एक बात की निशानदेही नहीं कर सकते कि जो मुल्क के अंदर कोई फौरी इंतखाबात होने की वजह बन सके। जो साहब, आज आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, क्या नया टारगेट मिला? देखिए, मेरे सामने तो सेंट्रल पंजाब है और इसमें इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की यानी टिकट जारी कर दी गई है। ये बात थी उन्होंने, यानी जो कश्मीर का इलेक्शन गुज़श्ता माह हुआ है उसमें तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी को सराहा और उन्होंने कहा कि एक अच्छी टीम स्पिरिट के तहत कारकुनान ने काम किया है और उसके नताइज अच्छे आए हैं। और उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात की तैयारी करें। इसके अलावा जो अवाम तक हुकूमत के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोजेक्ट करें और उनके मसाइल के लिए तंजीम को फैला दें और हर यूनियन काउंसिल की सतह तक तंजीम को ले जाकर आइंदा इंतखाबात। साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत के अच्छे प्रोजेक्ट, 165 रुपये आपका डॉलर चला गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं हुकूमत के जो अवाम तक आप पहुंचाना चाहते हैं? वैसे जी राना साहब, इस बात को बार बार हम कहकर तो किसको, मुझे नहीं मालूम किसको समझाना चाहते हैं। हम तो कौम के सामने रख रहे हैं कि पूरी दुनिया को अगर आप सामने रख लें तो पाकिस्तान खाने पीने और रहने के एतबार से सस्ता तरीन मुल्क है। हम इस कुर्राए अर्ज से बाहर तो नहीं है, इसी कुर्राए अर्ज के ऊपर है। और फिर मैं बड़ी देर से, तकरीबन इस बात को साल होने चला है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी 65 से 70% आबादी है जिसका दही जिंदगी से ताल्लुक है, वहाँ पर सारी फसलें इस तरह हुई हैं कि काश्तकार को और किसान को मुनाफा हुआ है, उनकी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। यानी चौधरी साहब, पाकिस्तान के अंदर कितने तबके हैं जो जिनकी जिंदगी आसान हुई है? अगर एक दो तबकों को अगर हम ले लें और वो पाकिस्तान के 50% भी हों तो तब भी 50% तो ऐसे हैं जो बिलो दी बेल्ट अभी भी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहले तो आप ये समझ लें कि 70% कम अज कम हमारी आबादी का इन्हिसार एग्रीकल्चर पे है, ज़राअत के ऊपर है, तो बाकी रह गया 30%। 30% में यानी ऐसे लोग हैं जो मुतमव्वल हैं, उनके ऊपर महंगाई का असर नहीं होता। बाकी 15 से 20% लोग हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, जो लोग यानी तनख्वाहदार तबका है उनके ऊपर प्रेशर आया है, जो मजदूर है उनके ऊपर प्रेशर आया है। मुझे ये बताइए कि दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जो कोरोना से यानी दबाव में नहीं आया? चलें, अल्लाह करे जो सब जो आप कह रहे हैं, आपसे हमेशा ये गुफ्तगू रहती है, ऐसा ही हो, अल्लाह करे। आज आपकी वज़ीर साहब का वफाकी वज़ीर इत्तलात रही, मशीर इत्तलात रही, सूबे में रही डॉक्टर फरदौस आशक अवान साहब, जो आज उनके साथ पंजाब असम्बली में हुआ है, आप क्या समझते हैं ऐसा होना चाहिए था? मेरा ख्याल है किसी गलतफहमी का नतीजा है। मैं आपसे किसी गलतफहमी का नतीजा है। लोगों का एहतराम करना चाहिए। वो हुकूमत में हो, हुकूमत से निकल भी जाते हैं, लोग जिम्मेदारियों पे होते हैं, नहीं भी होते, उनका एक इस्तेहकाक और उनका एक इज्जत का मकाम बरकरार रहता है। मुझे लगता है किसी गलत जो सब ये आप वाहद बंदे हैं सुबह से लेकर अब तक जिन्होंने कहा है कि वाकई उनका एहतराम होना चाहिए, हुकूमत इस पूरे मामले पर खामोश थी, क्यों? मैं हुकूमत नुमाइंदा और बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगा। इंसानी इकराम का तकाजा ये है कि इसको मलूज रखा जाए और अगर कहीं पर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करना चाहिए। बहरहाल वो 3 साल तक वफाक। चलें आगे, जहांगीर तरीन ग्रुप आपके साथ मामला तय हो गए? असल में अब जहांगीर तरीन ग्रुप की सूरत में मौजूद नहीं है। जहांगीर तरीन खुद तहरीक-ए-इंसाफ, जहांगीर तरीन ग्रुप की शक्ल में मौजूद नहीं है। नहीं, जहांगीर तरीन साहब खुद तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा है और वो जो ही एक्टिविटीज करते हैं उसका फायदा तहरीक-ए-इंसाफ को होता है और आइंदा भी होता रहेगा। मैं असल में उन लोगों में शामिल नहीं हूँ कि जो इसके ऊपर यानी पार्टी के अंदर कोई वो यानी हिजान की कैफियत बर्पा करना चाहते हैं, यानी आप उन लोगों में से नहीं करें। मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। मैं करता हूँ, मेरी दरख्वास्त सुन लीजिएगा। मेरा सिर्फ एक ही जहांगीर तरीन साहब के बारे में मौक़िफ़ था कि उन्हें अदालत का सामना करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो ग्रुपिंग करते। बस इसके अलावा
उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए था बजाय इसके कि वो ग्रुपिंग करते। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब इतना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन बात करेंगे पंजाब असम्बली में मंजूर होने वाले तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल की, जिसे गवर्नर ने इब्तदाई तौर पे पहले मुस्तरद कर दिया था। दोबारा से बिल अब हाउस ने मंजूर कर लिया है और भारी अक्सरियत से मंजूर किया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमको जवाबदेह है, हम ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह नहीं है। हर मेंबर का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम खड़े रहेंगे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल जो है, इससे ब्यूरोक्रेसी परेशान क्यों है? क्या ये सिर्फ बिल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए है या तमाम मेंबरान के लिए है? इस बिल की शिकें क्या हैं, मंदरजात क्या हैं, इससे ब्यूरोक्रेसी को मुश्किलात क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, ये जो तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल है, चौधरी साहब ये कहते थे कि सरवर साहब को जो कुछ ब्यूरोक्रेसी के अफराद ने उनकी जहन साजी की, जहन तब्दील किया, हालांकि हकाइक वैसे नहीं है जैसे प्रिटेंड किए गए। इसके मंदरजात क्या है और इससे ब्यूरोक्रेसी को मुश्किलात क्या दरपेश आ सकती है? अच्छा यासर, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे बहुत से हमारे सीनियर्स लोग जो हैं वो भी ये बात कर देते हैं कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कोई फ़ायदा है, शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाती तौर पर यह बिल लाए हैं। और भाई थोड़ा सा इस पर गौर करें, ये बिल पंजाब में तो बहुत बाद में आया है। ये बिल तो KPK में आ चुका है और 4 दफ़ा उसमें तरामीम हो चुकी हैं। KPK के अंदर जो इस्तेहकाक बिल है जनाब, उसकी 22 शिकें हैं। जो पंजाब में उसकी तो शिकें उससे आधी हैं। और जो KPK, ये सामने जो एक बिल चल रहा है, ये KPK असम्बली का बिल। अच्छा, इसमें बाकायदा वो सजाएं दे चुके हैं, कई दफ़ा जुर्माने कर चुके हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं। अब मामला क्या था? मामला ये था, आप एक रुकने असम्बली को मुंतखब करते हैं, आप अपने इलाके का उसे नुमाइंदा बना के भेजते हैं। जब वो नुमाइंदा किसी के पास इलाके के काम के लिए जाता है, अवामी शिकायत के लिए जाता है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी उसकी बात नहीं सुनती, ब्यूरोक्रेसी रवैया गलत रखती है। तो कानून में एक चीज़ मौजूद थी कि ब्यूरोक्रेसी को बुलाया जाए और वहाँ पे आके जवाब दें कि भाई हम जब MPA MNA अपने इलाके में जाके लोगों को जवाब दें हैं, अवाम को जवाब दें हैं, तो फिर किस तरह हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी इनको जवाब देना हो? हुआ यह है कि पूरा एक ग्रुप बन गया, उन्होंने फैसला किया जनाब इस बिल को कामयाब नहीं होने देना। भाई ये बिल तो कामयाब हो चुका है, KPK में आ चुका है, 4 दफ़ा तरामीम हो चुकी हैं। 1988 में पहली दफ़ा आया, फिर 98 में, फिर उसके बाद उसमें तरामीम 4 हुई और तरामीम के बाद आज भी वहाँ पे चल रही है। हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, ये KPK का बिल है। अब पंजाब में जब आया तो यासर, मैं आपको ये शॉर्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। मेरी आज मेरी सवाले से पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई, मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई, मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई। सब ने एक बात की, उन्होंने कहा जनाब परवेज़ इलाही तो हमारी लड़ाई लड़ रहा है और हमारी लड़ाई की वजह से उसके ऊपर लोग कीचड़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो इस बात पे खुश हैं कि इस्तेहकाक बिल आए, हमारी कोई बात तो सुने। हम आवाम के जो हमारे मसले लेकर जाते हैं किसी के पास, ये ब्यूरोक्रेसी जो मादर पिदर आज़ाद है, जो किसी की बात नहीं सुनती, ये किसी की बात तो सुने। और इस वक्त यासर हालात ये हो चुके हैं कि फाहद स्पीकर है, ये चौधरी परवेज़ इलाही वाह स्पीकर। मैं आपको ये हकीकत कह रहा हूँ, आपने इतनी देर में जर्नलिज्म, मैं भी जर्नलिज्म में इतनी देर से हूँ, कि जिस शख्स पे से सारी असम्बली राजी है, आपने सेनेट का इलेक्शन ही देख लिया, सही है। उसके उसके बाद आप देखें कि नज़ीर चौहान का मामला जो था, परवेज़ इलाही का ज़ाती मामला तो नहीं था, वो दूसरी पार्टी का अंदरूनी मामला था, वो जो मर्जी होता, उस पर उन्होंने स्टैंड ले लिया। मुस्लिम लीग नून के किसी कारकुन का मामला होता है, वो स्टैंड ले लेते हैं। तहरीक इंसाफ का किसी बंदे का मामला है, वो स्टैंड ले लेते हैं। ये स्टैंड लेंगे तो इस्तेहकाक बिल जो है, ये स्टैंड लेंगे तो उन लोगों को जिनको अपने असम्बलियों में भेजा है उनकी बात सुनी जाएगी। अब मादर पिदर आज़ाद कुछ, मैं सारे नहीं कहते, कुछ जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, अब वो चाहते हैं कि जनाब चाहे मीडिया वार की जाए, चाहे किसी और तरीके से किया जाए, किसी ना किसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही जो है उसको टारगेट किया जाए। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही हर सूरत में चाहता है कि असम्बली के अरकान जो है उनकी इज्जत बहाल हो। जब देखें, वो हक भी उनका बनता है, स्पीकर का यही काम है ना। जब असम्बली के अरकान की इज्जत बहाल होगी, जब उनका इस्तेहकाक मजबूत होगा, जब उनका वक़ार बनेगा, तो लाजमी बात है वो जिन लोगों के पास काम लेने जाते हैं या जो लोग बात नहीं सुनते, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा ना। हमारी क्या, हम रोज़ पिटते हैं यहाँ पे कि जनाब ब्यूरोक्रेसी कामयाब नहीं होने देती। ये वज़ीर भी ये कहते हैं
अपोजिशन भी ये कहती है, हुकूमत भी ये कहती है, सब यही कहते हैं ना कि जनाब नहीं कामयाब होने दे रही। खुद वज़ीर आज़म साहब कई दफ़ा कह चुके हैं। तो अब जब ये बिल आ रहा है तो इसमें रुकावट देखें, बिल तो अब पास हो गया, सारा कुछ हो गया। एक मसला था इसमें सहाफ़ियों का, चौधरी परवेज़ लाई साहब की मेहरबानी, उन्होंने फौरी एक्शन किया और बिल में से वो चीज़ें निकाल दी और इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी तकरीबन तैयार पड़ा है। तो अब इसमें KPK से शुरू होने वाला बिल पंजाब में बहुत पहले मंजूर हो जाना चाहिए था, पंजाब में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर ये पंजाब में बहुत पहले आ चुका होता इससे तो आज ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी इख्तियारात पे नहीं। उसमें है क्या यासर, ये आप जरा पढ़े, उस पे है कि अगर कोई शख्स बदतमीजी कर रहा है, बुलाने के बावजूद नहीं आ रहा, अच्छा बुलाया क्यों जाता है भाई? बुलाया उसको जानबूझ के तो नहीं जाता। अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत है या एक फाइल वहां पे चली गई है, वो फाइल पे साइन नहीं कर रहा, अगर कोई काम है उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, तो उसको असेंबली बुलाती है, वहाँ पे स्पीकर साहब ने एक जो कमेटी बनाई वो कमेटी उससे बुलाती है। अगर वो नहीं आता और अगर वो झूठ बोलता है, अगर कागजात में हेरा फेरी करता है, अगर वो सरकारी मसलन असेंबली का स्टाफ है या कोई मिनिस्टर का है, उसके साथ बदतमीजी करता है, उनके लोगों को डांट मारता है, गालियाँ निकालता है, तो उस पर उनको जुर्माना और सज़ा है। भाई ये अगर आम आदमी पे लागू होती है, मुझ पे लागू होती है, आप पे लागू होती है, एक आम आदमी पे लागू होती है जुर्म करना, उसके साथ तो फिर उस ब्यूरोक्रेसी पे, ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है उसको पूछना छोड़ दे, तो फिर ये असेंबली का क्या फ़ायदा है? फिर असेंबली का क्या फ़ायदा? अरकान असेंबली जो मुंतखब होकर आते हैं उनका क्या फ़ायदा? वो असेंबली में जाके खुद अपना रोना रोएंगे, जनाब फलाना ब्यूरोक्रेट है उसने हमारी बात नहीं सुनी, उनको बुलाया जाता, ब्यूरोक्रेट आते नहीं। मुझे एक बात है, एक बंदा जिसके आर्डर स्पीकर करे कि जनाब इसे प्रोटेक्शन आर्डर पे लाया जाए, अगर उस पर एक उठ के शख्स सरकारी मुलाजम हो जिसका ये फर्ज है कि वो उस पर अमल करे, वो अगर उस पर 3, 4, 5 बार अमल ना करे तो उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको जवाब दे तो होना पड़ेगा ना, उसको जवाब देना पड़ेगा ना। ये मामला है। अब इसकी राह में रुकावट थे, परवेज़ लाई आवाज़ बन गया उन तमाम अरकान असम्बली की जितने हैं। अच्छा फिर मैं कह रही कि पहली दफ़ा है कि सारी अपोजिशन, हुकूमत, हर शख्स इसके हक में है। पता आपको ये जो बिल पेश हुआ था इसमें तमाम सियासी जमातों ने साइन किए थे, इसलिए साइन किए थे वो चाहते हैं आप जाके ज़रा वो चीज़ एक देखें। मैं देखें किसी जगह तो MP गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अक्सरियत जगह पे कौन गलत है? ब्यूरोक्रेसी को काबू करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। उस ब्यूरोक्रेट को जो नजायज़ कर रहा है, जो कागजात में रद्दोबदल कर रहा है, मैं आपको इसकी बिल की शिकें अगर पढ़ के सुना दूं, अगर आप इस बिल की शिकें देखें उसमें बड़ी क्लियर सी चीज़ें हैं। हमारी स्क्रीन पे भी वो चीज़ें चल रही हैं कि इसमें बड़ा क्लियर सा है कि इसमें कहा कि मुजरमाना ताकत का इस्तेमाल या रुकावट डालना, हमला करना, ईवान के अफसर को धमकियाँ देना, इसकी तौहीन करना अपनी सरकारी ड्यूटी की तकमील के दौरान। उसके बाद बिल्कुल सूबाई असम्बली का तरीक़ाकार 1997 फ्राहम करता किसी भी मराद की खिलाफ वर्जी सेक्शन 16 या सेक्शन 17 या सेक्शन 18 जैसा कि मामला है। उसके बाद आज छेड़छाड़ करना, रोकना, धमकियां देना, कोई भी किसी गवाह को गैर जरूरी तौर पर मुतासर करना, असम्बली के सामने इसके सबूत दिए जाएं, अगर सबूत मिल जाते हैं तो असम्बली फिर उसको जुर्माना करेगी। आप मुझे बताएं कि एक चीज़ पास हो जाती है, यानी ये वो बिल है जो असम्बली के मेंबर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो है ही, वो हर एक को जवाबदेह बनाने के लिए भी है कि अगर कोई गलत फेल कर रहा है, अगर कोई अपने इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ कर रहा है तो उसकड़ होनी चाहिए। तो इस तरह का बिल अगर अवामी मफाद में है, फलाह आमा के लिए है, तो फिर उसको सराहा जाना चाहिए। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और आना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।